blood supply of different parts of brain, brainstem, medulla and pons। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। इसी के बेस पे आपने लीजन्स याद करनी है, कौन सी लीजन होती है, कौन सी आर्टरी ब्लॉक होती है, तो क्या चीज़ जो है वो नहीं होगी, क्या चीज़ लूज़ होगी, कौन सा सिंड्रोम होगा। तो उसकी जो बेसिस है वो ये एक लेक्चर है जो ब्लड सप्लाई का है। अगर आपको ये ब्लड सप्लाई आती है तो आप खुद ही डिराइव कर सकते हैं बगैर किसी रूट लर्निंग के, अगर आपको ये ब्लड सप्लाई आती है सही तरीके से। तो इसका बड़ा एक ईजी सा तरीका है, मैं आपको पहले समझाता हूँ कि किस तरह इसको याद करना है, और फिर पहले आप अपने इस लेक्चर को स्ट्रेंथन करें इससे पहले कि आप आगे किसी और लीजन्स की तरफ जाएं। एक बहुत बेसिक सी डायग्राम मैं बनाऊंगा जो आपको समझ आनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले दो ये आ गया आपका सेरिब्रम, ये आ गया आपका मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला, और नीचे आ गई आपकी स्पाइनल कॉर्ड। ये तो एक ओवरऑल एस्पेक्ट हो गया, डिवीजन हो गई जो आपको सीएनएस की पता होनी चाहिए। अब इसकी ब्लड सप्लाई निहायत इम्पॉर्टेंट है। उसको याद करने का तरीका ये है कि आपको याद होना चाहिए कि पोंटोमेडुलरी जंक्शन पे यहाँ पे आगे आर्टरीज जुड़ रही हैं, ये वर्टिब्रल आर्टरीज आ रही हैं और पोंटोमेडुलरी जंक्शन पे जुड़ रही हैं। कौन सी हैं ये आर्टरीज? वर्टिब्रल। और ये जुड़ के ऊपर की तरफ बना देती हैं बेसिलर आर्टरी, और नीचे की तरफ ये जुड़ के बना देती हैं एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो आपकी वर्टिब्रल आर्टरीज हैं वो देती हैं यहाँ पे पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, जो कि सप्लाई करेगा लेटरल मेडुला को। बेसिलर आर्टरी जो बनी वो यहाँ पे देती है एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, जो सप्लाई करेगी लेटरल पॉन्स को। और यहाँ पे बेसिलर आर्टरी देती है आपकी सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, जो सप्लाई करेगी लेटरल मेडुला को। जब आती है बारी मीडियल को सप्लाई करने की, तो आप ये देख सकते हैं कि बेसिलर आर्टरी यहाँ पे दे देती है आपकी पोंटाइन ब्रांचेस, जो सप्लाई कर रही हैं मीडियल पॉन्स को। बेसिलर आर्टरी डायरेक्टली सप्लाई कर रही है आपके मीडियल मेडुला को, मीडियल मिड ब्रेन को। यहाँ पे मीडियल मिड ब्रेन को सप्लाई कर रही है बेसिलर आर्टरी, और नीचे की तरफ आपके सामने वो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी बना रही है। एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी सप्लाई कर रही है आपके, और जो आपकी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है वो सप्लाई करके जा रही है आपके मीडियल मेडुला और फिर नीचे स्पाइनल कॉर्ड को। ये तो हो गई इनकी ब्लड सप्लाई आपकी ब्रेन स्टेम की। आगे हम चलते हैं सर्कल ऑफ विलिस पे। सर्कल ऑफ विलिस पे आपने क्या याद रखना है, ये जो बेसिलर आर्टरी है ये थोड़ी सी ऊपर जाती है, यही बेसिलर आर्टरी ऊपर गई और इसने दे दी आपकी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है। उसके बाद सर्कल ऑफ विलिस बना, जिससे आपकी निकली एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी और मिडल सेरिब्रल आर्टरी। अब एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी 7 ब्रांचेस दे देती है, जिसे हम कहते हैं हुएबनर आर्टरी, HUEBNER, हुएबनर आर्टरी। वो सप्लाई कर रही होती है टू द एंटीरियर लिम्ब
एंड अ पार्ट ऑफ जीनू ऑफ द इंटरनल कैप्सूल। और मिडिल सेरिब्रल आर्टरी दे रही होती है लेंटिकुलोस्ट्राइड ब्रांचेस, जो सप्लाई कर रही होती हैं आपके इंटरनल कैप्सूल को। एक दो बातें और जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि जो न्यूक्लियाई हैं वो कौन से कहाँ पड़े हुए हैं, उसी लिहाज से आपके सिंड्रोम्स की जो मेजर फीचर्स हैं वो आप पहचान सकेंगे। वो कैसे याद रखना है कि 3 6 12, ठीक है। उसके बाद 3 के बाद आता है 4, देखिए 6 यहाँ पे आ गया तो 5 7 एंड 8 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। पीछे बच गया 9 10 11, ठीक है। तो आपने इस तरह याद रखना 9 10 11 और 11 डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड में भी होता है। अब ये आपकी है बात कि जो क्रेनियल नर्व 3 का न्यूक्लियस है वो है सेंट्रल मिड ब्रेन में, तो मीडियल मिड ब्रेन जिसको कहते हैं। तो अगर मीडियल मिड ब्रेन की बेसिलर आर्टरी डैमेज हो रही है तो क्रेनियल नर्व 3 के फंक्शंस जाएंगे। इसी तरह अगर बेसिलर आर्टरी डैमेज हो रही है पॉन्स के लेवल पे, ठीक है, तो फिर कौन से क्रेनियल नर्व 6 के फंक्शंस जाएंगे। इसी तरह फिर क्रेनियल नर्व 12 के जाएंगे अगर एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी जा रही है मीडियल मेडुला में। अब ये अगर आपको अच्छे तरीके से याद है कि न्यूक्लियाई कहाँ पड़े हैं, किस तरह ब्लड सप्लाई हो रही है, तो आप एक अच्छी शेप में हैं सिंड्रोम्स करने के लिए। अब थोड़ी सी डिटेल पे चलते हैं कि जो आपकी आर्टरीज बाकी हैं PCA, ACA, MCA, ये कहाँ कहाँ सप्लाई कर रही हैं। अब सबसे पहले हम चलते हैं एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी किधर किधर सप्लाई कर रही है। एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी बेसिकली सप्लाई कर रही है आपके कॉर्टेक्स के उस हिस्से को जो कंट्रोल कर रहा है लोअर लिम्ब को और पेल्विस को, साथ ही साथ कॉर्पस कैलोजम को और एंटीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल को बाय द वेबनर ब्रांच। तो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी में अगर कोई भी लीजन होती है तो जाहिर बात है एक तो आपको लोअर लिम्ब जाएगा, पेल्विस जाएगा, साथ कॉर्पस कैलोजम जाएगा, तो एप्रेक्सिया हो जाएगा, मतलब कि इंसान वो मूवमेंट करना चाहेगा लेकिन कर नहीं सकेगा, और साथ ही साथ एंटीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल को सप्लाई कर रही है। तो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी तो इन चीज़ों को सप्लाई कर रही है। तो इसमें अगर आप लोअर लिम्ब एक मेजर चीज़ याद रखते हैं तो आप कभी गलती नहीं करेंगे, लोअर लिम्ब, ठीक है। फिर हम चलते हैं मिडिल सेरिब्रल आर्टरी की तरफ। अब मिडिल सेरिब्रल आर्टरी मैंने आपको बताया था कि M से याद रख लें, मिडिल सेरिब्रल से मुंह याद रख लें, मतलब कि मिडिल सेरिब्रल आर्टरी ने उन एरियाज को सप्लाई करना है जो कि आपके मुंह से रिलेटेड है, जिसमें सबसे पहले तो आपका मतलब कि टेम्पोरल लोब आ जाता है, फ्रंटल लोब आ जाता है। टेम्पोरल लोब में जो बेसिक, अगर वो फर्ज करें कि डोमिनेंट हेमिस्फीयर में कर रहा है ना, ठीक है, तो टेम्पोरल लोब में आता है वर्निकीज एरिया, जिसकी वजह से आपको जो एफेजिया होगा उसको वर्निकीज एफेजिया कहेंगे, और W से ही याद रखना है कि वर्डी एफेजिया होगा, मतलब कि बंदा बहुत ज़्यादा बोल रहा होगा लेकिन उसको पता नहीं होगा कि वो क्या बोल रहा है। फिर आता है फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब में मिडिल सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई करेगी डोमिनेंट हेमिस्फीयर में ब्रोकाज एरिया को, ठीक है। एक वर्निकीज एरिया आ गया, एक ब्रोकाज एरिया आ गया। अब ब्रोकाज एरिया जो है वो फ्रंटल लोब में है, और ब्रोका एरिया अगर डैमेज होता है तो उसकी वजह से ब्रोकन स्पीच होगी, मतलब कि इंसान बोलना चाह रहा होगा, उसको पता होगा कि वो क्या बोलना चाहता है, लेकिन उसकी ब्रोकन स्पीच होगी, वो बोल नहीं पा रहा होगा। और डोमिनेंट हेमिस्फीयर को अगर डैमेज कर रहा है मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, डोमिनेंट हेमिस्फीयर वाली डैमेज हो रही है, तो तीसरी चीज़ क्या होगी, उसको हम कहते हैं गैस्टरमैन सिंड्रोम। गैस्टरमैन सिंड्रोम क्या होता है, गैस्टरमैन सिंड्रोम में एक एरिया होता है आपका एंगुलर गायरस, जिसको एरिया 39 भी कहते हैं। अगर एंगुलर गायरस जो है वो डैमेज हो जाता है तो उसकी वजह से इंसान जो है, जो रिटन लैंग्वेज होती है उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता, उसको समझ नहीं सकता, उसको कहते हैं एलेक्सिया।
समझ नहीं सकता जो लिखा हुआ है और फिर लिख भी नहीं सकता, उसको हम कह देते हैं एक ग्राफिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गेस्टरमैन सिंड्रोम। मतलब कि डोमिनेंट हेमिस्फीयर की अगर मिडल सेरिब्रल आर्टरी जाती है तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्निकीज एरिया, ब्रोकास एरिया एंड गेस्टरमैन सिंड्रोम। ये 3 चीज़ें जो हैं ये आपकी डैमेज होंगी अगर डोमिनेंट हेमिस्फीयर की मिडल सेरिब्रल आर्टरी जा रही है। अगर मिडल सेरिब्रल आर्टरी जाती है ऑफ द नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर तो उसमें जो चीज़ होगी वो होगी हेमी निग्लेक्ट सिंड्रोम। अब हेमी निग्लेक्ट क्या होता है? हेमी निग्लेक्ट होता है एग्नोजिया ऑफ द कॉन्ट्रालेटरल साइड ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि फॉर एग्जांपल एक बंदे को पता ही नहीं होता कि उसकी दूसरी साइड मौजूद भी है कि नहीं। एक साइड की वो अगर शेव कर रहा है, अपने पूरे चेहरे की शेव कर रहा है, तो वो एक साइड की शेव करके दूसरी साइड छोड़ देगा, उसको पता ही नहीं होगा, वो समझेगा कि मैं कर चुका हूं, है ही नहीं उसकी वो साइड, उसको ये फीलिंग ही नहीं आएगी कि उसकी वो साइड एग्जिस्ट करती है। तो ये है हेमी निग्लेक्ट। अब ये हो गई आपकी मिडल सेरिब्रल आर्टरी की ब्लड सप्लाई और 7 सिंड्रोम्स का ओवरव्यू। तीसरी चीज जो मिडल सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई कर रही है ये आप देख सकते हैं, ये क्या है? लेंटिकुलोस्ट्राइएट वेसल्स जो सप्लाई कर रही है इंटरनल कैप्सूल को। इंटरनल कैप्सूल भी बाकी जो रह गया, जो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी से सप्लाई नहीं हुआ, बाकी सारा इंटरनल कैप्सूल सप्लाई होगा बाय मिडल सेरिब्रल आर्टरी, जिसमें आपका आ जाता है पोस्टीरियर लिम्ब, ठीक है, पार्ट ऑफ जीनू और पार्ट ऑफ एंटीरियर लिम्ब। ये तीनों चीजें सप्लाई होंगी आपकी फ्रॉम द मिडल सेरिब्रल आर्टरी जिसकी लेंटिकुलोस्ट्राइएट वेसल्स हैं। अब इंटरनल कैप्सूल के जो पोस्टीरियर लिम्ब और जीनू हैं उसमें जो फाइबर्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। ये डिटेल में आपको बताऊंगा जब इंटरनल कैप्सूल का लेक्चर में आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा इसका आइडिया रखना है तो आप ये रख सकते हैं कि जो इंटरनल कैप्सूल में मेजर फाइबर्स हैं जो लेंटिकुलोस्ट्राइएट की वजह से डैमेज हो रहे हैं ना, वो हैं कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट के, कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट, उसके मेन फाइबर्स हैं जो डैमेज हो रहे हैं। और कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट जो है वो बेसिकली जोड़ रहा होता है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स ऑफ द फ्रंटल लोब को वाया कोरोना रेडिएटा एंड जीनू ऑफ द इंटरनल कैप्सूल विद द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के साथ अल्टीमेटली बेसिकली कॉर्टेक्स को मिड ब्रेन के साथ जोड़ रहा है और मिड ब्रेन में आगे जाके वो बना देते हैं सेरिब्रल पेडंकल्स। और कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट जो है वो बेसिकली कंट्रोल कर रहा होता है मसल्स ऑफ फेस, हेड एंड नेक। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपने मिडल सेरिब्रल आर्टरी को मुंह से याद रखना है कि आपका एफेजिया वगैरह भी मुंह में ही है, हेमी निग्लेक्ट भी आपने इसी तरह याद रखना है कि वो शेव एक साइड पे कर लेगा। गेस्टरमैन सिंड्रोम भी उसके सोचने समझने की सलाहियत चली जाती है, जो वो लिखी हुई चीज़ होती है उसकी, ना वो लिखा हुआ पढ़ सकता है सही तरीके से, अंडरस्टैंड कर सकता है, और ना वो लिख सकता है। और कॉर्टिको बल्बर ट्रैक्ट से आपको याद रह जाएगा कि उसके बेसिकली जो मसल्स हैं मुंह के, फेस, हेड और नेक के, वो डैमेज हो रहे हैं, तो वो पैरालाइज होंगे। तो ये तो एक बहुत ही ओवरव्यू है जो मैं आपको दे रहा हूँ एमसीए और एसीए का। अब चलते हैं पीसीए की तरफ, जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है। अब पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो आपने याद रखना है किस किस चीज़ को सप्लाई करती है तो ये बहुत मशहूर चीज़ कि पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी ने सप्लाई करना है ऑक्सीपिटल लोब को और विजुअल एरिया को। लेकिन बाकी चीज़ें जो आपने याद रखनी है ना वो ये है कि ये थोड़ा सा मिड ब्रेन को भी सप्लाई करती है, स्प्लीनियम को सप्लाई करती है, थैलेमस को सप्लाई करती है और लोअर टेम्पोरल लोब को। लेकिन जो पूछा जाता है ज़्यादा वो ऑक्सीपिटल लोब का ही है। ऑक्सीपिटल लोब किस लिए होता है आपको ये अच्छी तरह पता है कि ऑक्सीपिटल लोब होता है विजन के लिए। तो फिर ऑक्सीपिटल लोब अगर पीसीए डैमेज होती है तो अल्टीमेटली होमोनिमस हेमिएनोपिया होता है ऑफ द कॉन्ट्रालेटरल विजुअल फील्ड विद मैक्यूलर स्पेयरिंग।
विद मैक्यूलर स्पेयरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पीसीए में मैक्यूला जो है वो स्पेयर हो जाता है। और मैक्यूला स्पेयर क्यों होता है? क्योंकि जो मैक्यूला है वो सप्लाई हो रहा होता है बोथ पोस्टीरियर सेरिब्रल और मिडल सेरिब्रल आर्टरी। तो अगर पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी आपकी ब्लॉक हो भी जाती है, उसकी ब्लड सप्लाई रुक भी जाती है मैक्यूला की तरफ, तो मिडल सेरिब्रल आर्टरी तो रहती है ना। तो इसीलिए अगर सिर्फ पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी जाती है तो आपकी मिडल सेरिब्रल आर्टरी उसको सप्लाई करती रहती है और मैक्यूला जो है वो बचा रहता है। तो इसीलिए अल्टीमेटली आपका जो विजन इन द सेंटर ऑफ द विजुअल फील्ड है वो रहता ही रहता है। तो पीसीए को आप सिर्फ और सिर्फ इससे याद रख सकते हैं कि विजन की आर्टरी है। अब हम चलते हैं थोड़ी सी ब्रेन स्टेम की डिटेल्स में, ऊपर से जो आपको आनी चाहिए। डिटेल्स में आपको आगे अगले लेक्चर्स में करवाऊंगा भी, लेकिन ये अगर आप लेक्चर अच्छी तरह सुन लेंगे तो आगे आपको इश्यूज नहीं होंगे। अब ब्रेन स्टेम पे आते हैं तो सबसे पहले आता है आपका मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में सबसे पहले आपको नज़र आ गया सीधा ही कि एक बेसिलर आर्टरी है जो सप्लाई कर रही है मीडियल मिड ब्रेन को, और एक है सुपीरियर सेरिब्रल आर्टरी, सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी सप्लाई कर रही है लेटरल पार्ट ऑफ मिड ब्रेन को। अब आप देख सकते हैं कि इसको याद रखने का तरीका क्या है। मिड ब्रेन के सेंटर में कौन सा न्यूक्लियस पड़ा है? क्रेनियल नर्व कौन सी? 3 का। और साइड पे कौन सा पड़ा हुआ है न्यूक्लियस जो लेटरली है? वो किसका? क्रेनियल नर्व 4 का। अगर सेंट्रल मिड ब्रेन या मीडियल मिड ब्रेन में मसला होगा तो क्या मसला होगा? क्रेनियल नर्व 3 उड़ेगी। अब क्रेनियल नर्व 3 है कौन सी? तो क्रेनियल नर्व 3 है ऑक्यूलोमोटर नर्व। अब ऑक्यूलोमोटर नर्व अगर जाती है, आपको पता है ऑक्यूलोमोटर नर्व सप्लाई कर रही होती है आपके एक्स्ट्रा ऑक्यूलर आई मसल्स को। वो जो निमोनिक था LR6SO4O3, ऑक्यूलोमोटर नर्व गई। ऑक्यूलोमोटर नर्व जब जाती है तो उसकी वजह से आपको ये पता है कि लेटरल रेक्टस और सुपीरियर ऑब्लिक के अलावा सारे एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स आपके उड़ गए। उसकी वजह से आपकी जो आई है वो डाउन एंड आउट हो जाएगी, डाउन एंड आउट ऑक्यूलोमोटर में। इसके अलावा ऑक्यूलोमोटर नर्व एक प्यूपिलरी रिफ्लेक्स कंट्रोल कर रही होती है, तो एक तो प्यूपिलरी रिफ्लेक्स भी आपका उड़ जाएगा। तो ये दो मेन चीज़ें हैं जो आपको मिलेगी मीडियल ब्रेन स्टेम सिंड्रोम में, मीडियल मिड ब्रेन सिंड्रोम में। इसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं वेबर सिंड्रोम। फिर हम चलते हैं लेटरल मिड ब्रेन के लेटरली। उधर कौन सी नर्व पड़ी हुई है आपके सामने? 4th नर्व। अब 4th क्रेनियल नर्व जो है वो किसको सप्लाई कर रही है? SO4LR6O3। तो 4th नर्व सप्लाई कर रही है सुपीरियर ऑब्लिक को। तो जो आपकी आई होती है वो अपवर्ड मूव कर जाती है बाकी मसल्स, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स की पुल की वजह से। ठीक है, तो ये हो गए आपके मिड ब्रेन के जो मेन सिंड्रोम्स है जो आपको पता होने चाहिए ऊपर से। अब चलते हैं नीचे चलते हैं पॉन्स पे। पॉन्स पे भी इसी तरह दो हैं आपके पास, एक मीडियल है एक लेटरल है। अब मीडियल में आपको क्या नजर आ रहा है? 6th क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस है, और अब वो सप्लाई किससे हो रहा है? बाय द बेसिलर आर्टरी। अब जब क्रेनियल नर्व 6 डैमेज होगी तो इस केस में वही वाली बात LR6SO4O3, मतलब कि लेटरल रेक्टस जो है वो सप्लाई हो रहा है क्रेनियल नर्व 6 से। तो इस केस में जब क्रेनियल नर्व 6 डैमेज हो जाएगी तो आपकी आंख जो है वो एबडक्ट नहीं कर सकेगी, मीडियली डायरेक्टेड आई होगी दैट कैन नॉट एबडक्ट, बाहर की तरफ नहीं जा सकेगी क्योंकि आपका लेटरल रेक्टस जो है वो वीक हो गया, पैरालाइज हो गया। तो मीडियल पॉन्स में क्रेनियल नर्व 6 जा रही है, और लेटरल पॉन्स में जो सप्लाइड है बाय एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ये आपके सामने है, तो वो सप्लाई कर रही है 5th, 7th और 8th नर्व के न्यूक्लियस को। अब आपको पता है कि 5th, 7th और 8th नर्व कौन सी है। 5th आ जाती है आपके पास ट्राइजेमिनल नर्व, जो कर रही है सप्लाई आपकी बेसिकली मैस्टिकेशन को और फेशियल सेंसेशंस को, और साथ ही साथ सोमेटो सेंसेशन कर रही है फ्रॉम द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग।
ठीक है। सेवन्थ आपके पास आ जाती है फेशियल नर्व। फेशियल नर्व जो है वो आपको अच्छी तरह पता है कि फेशियल नर्व लैक्रिमेशन भी करवा रही है, सेलिवेशन भी करवा रही है, आईलिड की क्लोजिंग भी करवा रही है, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे फेशियल नर्व के फंक्शंस हैं, और साथ ही साथ वो स्टेपिडियस को भी सप्लाई कर रही है, जिसकी वजह से आपकी ऑडिटरी वॉल्यूम मॉड्यूलेशन हो रही है। और फिर आ जाती है एट्थ क्रेनियल नर्व, जो कि है वेस्टिबुलो कॉक्लियर, जो कि है आपकी नर्व फॉर हेयरिंग एंड बैलेंस। जब ये तीनों नर्व्स डैमेज होंगी तो फिर ऑब्वियसली आपके ये वाले सारे फंक्शंस चले जाएंगे, मतलब कि आपकी पैरालिसिस हो जाएगा फेस का, लैक्रिमेशन कम हो जाएगी, सेलिवेशन कम हो जाएगी, टेस्ट सेंसेशन कैरी कम हो जाएगी ओनली फ्रॉम द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, ठीक है। साथ ही साथ आपको अब क्योंकि आपकी वेस्टिबुलो कॉक्लियर भी जा रही है तो वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी, वर्टाइगो शुरू हो जाएगी, निस्टैग्मस शुरू हो जाएगी। ये तो कॉमन सेंस है ना, ये आपको अच्छी तरह समझ लग रही है इन चीज़ों की। तो बेसिकली जब इनके सारे फंक्शंस गए तो बेसिकली इसका मतलब है कि एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी गई है, और इसको हम लोग कह देते हैं, इसका नाम भी है सिंड्रोम का, पूछा नहीं गया आज तक लेकिन याद रख लें तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, शायद पूछ लें। उसको कहते हैं हम मैरी फॉक्स सिंड्रोम, मैरी फॉक्स सिंड्रोम। और इसी तरह जो आ जाता है आपका मीडियल पोंटाइन सिंड्रोम, उसका जो नाम है वो है फॉविल्स सिंड्रोम। अब हम चलते हैं मेडल्ला पे। मेडल्ला भी इसी तरह है। अब अगर मीडियल मेडल्ला का मसला होता है, मीडियल मेडल्ला का मसला हो रहा है तो उसमें कौन सी क्रेनियल नर्व जा रही है? कॉमन सेंस है, क्रेनियल नर्व 12 आपके सामने पड़ी हुई है। अब क्रेनियल नर्व 12 जो है वो है हमारी हाइपोग्लॉसल नर्व, जो कि टंग की मूवमेंट को कंट्रोल कर रही है। तो फिर अगर पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी जा रही है, इसका मतलब है कि लेटरल तो फिर अगर आपकी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी जा रही है जो कि सप्लाई कर रही है आपकी मीडियल मेडल्ला को, तो क्रेनियल नर्व कौन सी उड़ेगी? क्रेनियल नर्व 12 उड़ेगी। अब क्रेनियल नर्व 12 आपको मैंने बता चुका हूं कि वो है हाइपोग्लॉसल नर्व। हाइपोग्लॉसल नर्व कंट्रोल कर रही है टंग की मूवमेंट को। तो इसको आप इस तरह याद रख सकते हैं कि जब इंसान अपनी टंग बाहर निकालेगा तो जिस तरफ की लीजन होगी उस तरफ टंग चली जाएगी, मतलब कि जो कि अफेक्टेड साइड है उस तरफ जाएगी टंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आ गया आपका मीडियल मेडलरी सिंड्रोम। साथ इसमें कॉन्ट्रालैटरल पैरालिसिस होगा अपर और लोअर लिम्स का, और बाकी टंग वाला मैं आपको बता चुका हूं। अब हम चलते हैं लेटरल मेडलरी सिंड्रोम पे, जो ये है। अब लेटरल मेडलरी सिंड्रोम का जो दूसरा नाम है जो कि बहुत मशहूर है वो है वॉलनबर्ग सिंड्रोम। वॉलनबर्ग सिंड्रोम। अब जो वॉलनबर्ग सिंड्रोम है उसमें आपको क्या नजर आ रहा है कि क्रेनियल नर्व्स कौन सी जा रही हैं? 9, 10 और 11। अब आपको पता है कि क्रेनियल नर्व 9 है ग्लॉसोफेरेंजियल, 10 है वेगस और 11th है एक्सेसरी नर्व। एक्सेसरी से ही शुरू करते हैं। एक्सेसरी नर्व आपको पता है कि श्रगिंग ऑफ शोल्डर्स के लिए काम आती है। तो जब एक्सेसरी नर्व डैमेज होगी तो आपकी शोल्डर श्रगिंग कम हो जाएगी और हेड टर्निंग कम हो जाएगी, क्योंकि इसने स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड और ट्रेपीजियस को सप्लाई करने। अब आते हैं क्रेनियल नर्व 10 की तरफ। क्रेनियल नर्व 10 जो है वो कौन सी है? आपकी वेगस नर्व। वेगस नर्व जो है वो टेस्ट कैरी कर रही है फ्रॉम द सुप्राग्लॉटिक रीजन, साथ स्वॉलोइंग में काम दे रही है, साथ यूवुला को सप्लाई कर रही है अगर आपको, और साथ कफ करवा रही है। ये 4 फंक्शंस अगर आपको वेगस के याद है ना तो इससे भी आप पिक कर सकते हैं कि यूवुला जो है वो जो हेल्दी साइड की तरफ डेविएट हुआ होगा, एक चीज़। साथ टेस्ट सेंसेशंस ख़त्म हो जाएंगी, डिस्फेजिया हो जाएगा, स्वॉलिंग में इशू होगा, होर्सनेस हो जाएगी, वोकल कॉर्ड की पैरालिसिस की तरफ चला जाएगा, गैग रिफ्लेक्स कम हो जाएगा। वेगस डायरेक्टली सप्लाई कर रही है उसे, आपको ये पता है। तो ये बेसिकली आपका वॉलनबर्ग सिंड्रोम है। आखिरी एक चीज जो रह गई है इस डायग्राम में वो क्या है? एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, जो कि जा रही है स्पाइनल कॉर्ड की तरफ और वर्टिब्रल आर्टरी से मिलके बन रही है।
तो जब एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी डैमेज होती है, जो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रही है वो वाली, तो उसकी वजह से जो आपका एंटीरियर 2/3 ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, वो डैमेज हो रहा है, जिसकी वजह से आपके कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स डैमेज हो रहे हैं जो डिसेंडिंग है, और असेंडिंग स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट डैमेज हो रहा है। तो इसकी वजह से लॉस ऑफ मोटर फंक्शन, लॉस ऑफ पेन टेम्परेचर और हाइपोटेंशन, ये 3 चीज़ें हो जाती हैं। मतलब कि ऊपर हुई तो उसने डैमेज किया आपके मीडियल मेडल्ला को, और नीचे हुई तो उसने डैमेज किया आपके एंटीरियर 2/3 ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को। तो ये तो ओवरऑल ओवरव्यू है सब सिंड्रोम्स का जो आपको पता होना चाहिए। अब इसको डिटेल में भी मैं करवाता हूँ नेक्स्ट लेक्चर्स में।